एमपी कांग्रेस में सोचिए किस तरह का कांग्रेस और बीजेपी ने जातिवाद के आधार पर टिकट बांटा है। 230 विधानसभा की सीटें हैं, दलित पिछड़ों की क्या हालत है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस ने और मध्य प्रदेश बीजेपी ने बराबर बराबर सवर्णों को टिकट दिया है, 30 और 29। मतलब सोचिए 60 टिकट सिर्फ सवर्ण समाज को है। एससी एसटी को उनके रिजर्व सीटों पर रखा गया है जिसकी संख्या 82 पहुंचती है, और ओबीसी को मात्र 40-40 सीटें दी गई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किस तरह की मनुवादी पार्टी है, किस तरह की जातिवादी पार्टी है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर अंदाजा लगाना है तो आप मध्य प्रदेश में चले जाइए। पहले बात करेंगे कांग्रेस की। बीजेपी का तो अघोषित एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा जानते हैं। उनके लिए तो दलित पिछड़े आदिवासी सिर्फ सिंबॉलिक हैं, लेकिन उनको एजेंडा लागू करना है आरएसएस का, और आरएसएस का एजेंडा है दलित पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो, पढ़ाई खत्म हो, उनको गुलाम बनाना है। लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी जो जाति जनगणना की मांग करते हैं, जो कहते हैं कि महिला आरक्षण में एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण हो, वैसे 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने वही किया छुप गुपचुप तरीके से जो बीजेपी डंके की चोट पर कर रही है। लेकिन सोचिए मध्य प्रदेश में क्या हो गया। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने ज्यादा, बीजेपी ने ज्यादा टिकट दिए ओबीसी, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। राजस्थान में भी यही हो रहा है। लेकिन कांग्रेस जो है ना, वो नागनाथ है, ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक है, डसती भी है और पता भी नहीं चलता है। और इसी वजह से मध्य प्रदेश का पूरा गणित बदल गया है। मैं आज आपको मध्य प्रदेश के 230 सीटों का एक एक सीट का हिसाब दूंगा और बताऊंगा कि क्या होगा। सोचिए शुरू में माहौल बना था, कमलनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदू वोट साध लेंगे। जो लोग अच्छे को बताइए, ये गलती अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी कर रहे थे, नीतीश जी भी। धर्म के नाम पर जो वोट देगा वो किसी गैर बीजेपी को वोट देगा। सवर्ण समाज के लोग किसी गैर बीजेपी दलों को वोट देते हैं। लेकिन ये बात कमलनाथ को सूझ नहीं रही है। लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों सवर्ण हैं, पार्टी को हाईजेक कर लिया है। आप सबको पता है इस देश में पार्टी कोई भी हो, इस देश में पार्टी कोई भी हो, लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर वो सवर्ण समाज का नेता है तो वो अपने हितों की रक्षा करेगा। इस देश में एससी एसटी ओबीसी के नेता जो है वो पार्टी के प्रति ईमानदार होते हैं, लेकिन सवर्ण समाज के जो नेता हैं वो अपनी जाति के प्रति ईमानदार होते हैं। और इस देश के बहुजनों को, किसानों को इनसे सवर्ण समाज से सीखना चाहिए। अगर नहीं सीख रहे तो यह आपकी गलती है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी कोई आज के समय में, पहले कांग्रेस सवर्णों की पार्टी कांग्रेस थी, आज के समय में बीजेपी है। कोई भी गैर सवर्ण नेता जब बीजेपी में जाता है तो वो अपनी कम्युनिटी का वोट ले जाता है, लेकिन कोई भी सवर्ण नेता जब गैर बीजेपी पार्टी में जाता है तो वो सिर्फ अपने घर का ही वोट दिला पाए, इसकी गलती, इसको नहीं मान सकते। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी पैसे वाली पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है। सोचिए बहुजनों को रोकने का एक एक तरकीब आया है, कोई आज नई बात नहीं है। मैं आजादी के आजादी के बाद की बात करूंगा। बाबा साहब ने जब पहले तो संविधान सभा में कहा गया कि वोट पढ़े लिखे देंगे, जो टैक्स पे करेंगे वो देंगे। बाबा साहब ने इसकी लड़ाई लड़ी, सबको एक वोट का अधिकार दिलाया। अंबानी हो, अडानी हो या कोई मजदूर हो, सबको एक वोट का अधिकार दिला दिया। उसके बाद उस समय बाबा साहब को कहा गया कि बाबा साहब आपके वोट को हम खरीद लेंगे, और ये कुछ दिनों तक होता रहा, खरीदा जाता रहा। उसके बाद जगजीवन राम ने थोड़ा सा आंदोलन चलाया, बाबा साहब को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा क्योंकि वोट खरीद लिए गए कांग्रेस के द्वारा। मीडिया उस समय कांग्रेस मीडिया थी, जो आज बीजेपी की मीडिया हो गई है। तो सोचिए उसके बाद थोड़ा दिन चला, लोग वोट खरीदा जाने लगा, लोग रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को जिताते थे। उसके बाद कुछ राजनीतिक आंदोलन शुरू होने लगे बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद। कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, मान्यवर कांसीराम साहब जैसे युगांतकारी नेता आए और उन्होंने नारा दिया, राज हमारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसके बाद बूथ लूट की शुरुआत हो गई। जब बहुजनों ने वोट डालना शुरू किया और कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, रामबरन यादव जैसे लोग आने लगे तो बूथ लूट की शुरुआत हो गई कि भैया इनका बूथे लूट लो। वो चलता रहा, उसके बाद भी राजनीति हो गई। बूथ लूटने के बाद धीरे धीरे तो भी लोग संघर्ष कर रहे थे। तब जब दलित पिछड़े आने लगे उसके बाद भी डंडा लेके वोट गिराने लगे, अपनी बूथ की भी रक्षा करने लगे, वोट की भी रक्षा करने लगे, चुनाव जीतने लगे। तब एक बड़ा पाप फैलाया गया मीडिया के द्वारा, कहा गया कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया, जबकि राजनीति का पैसाकरण हो रहा था। यह भी बहुत बड़ा झूठ था।
उसके बाद जैसे ही सोशल जस्टिस की राजनीति शुरू हुई, आरक्षण की राजनीति शुरू हुई, मीडिया ने दूसरा झूठ फैलाया कि भारत में जातिवाद की राजनीति हो रही है। यह भी बहुत बड़ा झूठ था। जाति बनाई किसने, जाति का मजा किसने लिया, और जाति के खिलाफ जो लड़ रहे थे लोग, उसको कहा जाने लगा कि जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। बात वहां से भी आगे बढ़ी। तो सोचिए इस मनुवादी मीडिया ने क्या किया, बहुजन नेताओं को बदनाम शुरू कर दिया। जब नेता चुनाव, लालू यादव भ्रष्ट है, मायावती जी भ्रष्ट है, मान्यवर साहब भ्रष्ट है, मुलायम सिंह यादव भ्रष्ट है, करुणानिधि भ्रष्ट है, सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने लगे। झूठा जेल में जाने लगे। शिबू सोरेन को जेल खटवा दिया गया। लालू यादव आज भी जेल खट के आए हैं। तमाम दलित पिछड़े गांव ग्राम सब जगह से उनको जेल खटवाया गया। लेकिन इसके बाद भी जब बात नहीं बनी, तब इन्होंने ईवीएम ले आया। सोचिए किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, पूरी कॉन्स्पिरेसी बता दूंगा। तब ये जाकर ईवीएम ले आए ताकि बहुजनों की सत्ता ना आए, और उसी वजह से कांग्रेस ने सत्ता में राज किया। और उसके बाद भी जब बहुजनों के हाथ में सत्ता आई, कभी कभी राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई, तो सोचिए एक बार जब गैर ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनना था, जब गैर कांग्रेस सरकार आने वाली थी जिसमें जनता दल तमाम पार्टियां थी, तो भी मोरारजी देसाई को बनाया गया। तब कांग्रेस जनसंघ एक हो गई। दूसरा मौका आया तो चौधरी चरण सिंह फिर बने किसी तरह से, तो उनकी सरकार गिरा दी गई। मोरारजी देसाई ठीक थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह गलत हो गए। फिर मौका आया, चंद्रशेखर बने, वो भी सवर्ण थे। उस समय भी गैर सवर्ण प्रधानमंत्री बन सकता था, लेकिन नहीं बना। फिर उनकी सरकार, फिर उसके बाद एक मौका आया, देवगौड़ा बने, उनकी सरकार गिरा दी गई। फिर गुजराल थोप दिया गया। बीपी सिंह बहुजनों के लिए काम करने लगे तो उनकी सरकार गिरा दी गई। तो अब तक इस देश में 5 साल भी SC ST OBC की लीडरशिप है। चौधरी चरण सिंह कितने दिन रहे, देवगौड़ा कितने दिन रहे, सोचिए। और उसके बाद फिर से बीजेपी ने खूब ब्राह्मण समाज के प्रधानमंत्री बने, और ब्राह्मण आइडियोलॉजी वाली सरकार अभी 10 साल से चल रही है। लेकिन सोचिए अब सोशल मीडिया आया, उसके बाद एक और चमत्कार हुआ। सोशल मीडिया आया और आज सोचिए जाति जनगणना बिहार ने करके एक सिंबल भेज दिया, और फिर से सोशल जस्टिस की लड़ाई तेज हो गई। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे जैसे SC ST OBC की नस्लें आगे बढ़ेंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी, वैसे वैसे उनका अधिकार मिलेगा। ये मध्य प्रदेश से जरूरी चीज है। और आज नतीजा ये हो गया सोशल मीडिया की वजह से कि SC ST OBC और किसान के लोग कह रहे हैं कि हम सवर्ण मतदाताओं, सवर्ण वोटरों को, सवर्ण उम्मीदवारों को वोट ही नहीं देंगे, चाहे पार्टी कोई हो। और वो अब अपनी कम्युनिटी का पार्टी देख रहे हैं। तो सोचिए जिन 60 लोगों को टिकट दिया, 59 लोगों को कांग्रेस ने, वो भी उनको हराएंगे बहुजन। और जिन 59 लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया, बहुजन उनको भी हराने के प्लान बना रहे हैं। और इसलिए सपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी, जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी है, जिन्होंने सबसे ज्यादा SC ST OBC को टिकट दिया है, उनकी तरफ हवा बह रही है, रुझान बह रही है। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर शहरों में नहीं जा रहे हैं, गांव से जा कर रिपोर्ट कर रहे हैं। SC ST OBC की राजनीति आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देखना चाहिए नेशनल दस्तक पर, ग्रामीण इलाकों से। और वहां लहर चल रही है इस बार कि सवर्णों को वोट नहीं देंगे। दिलीप मंडल ने एक लाइन लिखा कि इस बार बहुजनों को थोड़ा कास्टिज्म करना चाहिए और किसी भी सवर्ण उम्मीदवार को वोट मत दीजिए। और ये काम कर गया, ये फॉर्मूला काम कर गया है। और लोग कह रहे हैं कि अब हम किसी भी गैर सवर्ण को वोट नहीं देंगे, सवर्ण को वोट नहीं देंगे, गैर सवर्णों को वोट देंगे। और इसका नतीजा है कि MP में कांग्रेस बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, और सपा बसपा की लॉटरी लग रही है, आजाद समाज पार्टी की लॉटरी लग रही है। मैं फिर कह रहा हूं, इस बार मध्य प्रदेश में मिलीजुली सरकार बनेगी। हमसे लिखवा लीजिए, क्योंकि वहां OBC महासभा, BSP, आजाद समाज पार्टी, इन लोगों ने कमर कस ली है कि इस बार तो भैया बटन दबेगा बहुजनों के नाम पर। तो कांग्रेस के जो बहुजन है उसको भी लोग वोट करेंगे, बीजेपी वाले बहुजन है उसको भी वोट करेंगे। और इन दोनों से जो नाराज हैं वो अगर जहां गैर सवर्ण मतदाता हैं, वो सवर्ण मतदाताओं को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। जाति जनगणना ने पूरा खेल पलट दिया है, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता दिख रहा है। बीजेपी तो ऐसी संकट में थी, उसकी सरकार जाने वाली थी। लेकिन अब इस घटना के बाद से लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी संभव नहीं है, न बीजेपी की वापसी है। मिलीजुली सरकार होगी। और मायावती जी ने कहा था पावर ऑफ बैलेंस वो हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया ने जितनी चेतना ला दी है, OBC महासभा लगातार संघर्ष कर रहा है। तो ये बात तो है कि 60% वाला OBC, 63% वाला OBC अगर बिहार को पैरामीटर माने तो चुनाव में वही जीत दर्ज करेंगे। ये परसेप्शन फैल चुका है, और लोगों को लगता है कि अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसी पैटर्न पर मध्य प्रदेश में वोटिंग होने की संभावना है। और ऐसा हुआ
तो मिली जुली सरकार बनेगी। और कांसीराम साहब ने कहा था कि मिली जुली सरकार जो होती है वो आम लोगों के लिए अच्छी होती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अगर मध्य प्रदेश से हैं तो क्या यही पैटर्न है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।